द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। अगर कोई भी सर्कल है और उस सर्कल की जो आर्क है वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है, वो एंगल क्या होगा? वो डबल होगा। उसी आर्क ने अगर किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई एंगल बनाया, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है। ये इस थ्योरम का मतलब है। और अभी जो मैंने बताया है शायद उससे भी समझ में आया नहीं होगा, पहले मैं बनाकर दिखा देता हूँ डायग्राम। सबसे पहले मैंने ये कहा कि ये जो PQ है ये एक आर्क है। तो आर्क सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? आप क्या करें, ये जो आर्क है इस आर्क से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जोड़ें सेंटर को, ठीक है। और ये जो आर्क का दूसरा एंड पॉइंट है Q, तो यहाँ से एक लाइन आप ऐसे जोड़ें, ठीक है। ये हो गया आपका O। O इज सेंटर। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये तो हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये तो सेंटर पर हो गया। इफ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये PQ तो हो गया आर्क। इस आर्क के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये इतना बड़ा जो आर्क है, इस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इसको हम बोल देते हैं PQ, तो हो ही गया ना, इसको बोल देते हैं R, ठीक है। अब क्या करो, इसको R को P से ज्वाइन करो और इसी तरह से R को Q से ज्वाइन करो। R को Q से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये हो गया O, ठीक है। सेंटर तो O होता है। अब आप ये देखिए उन्होंने क्या बोला, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वहां पर आप कहीं पर भी कोई एंगल बनाए उसका डबल होगा हमेशा, उसका हमेशा डबल होगा। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये PQ जो है ये माइनर आर्क थी, मतलब छोटी आर्क थी। आप देख रहे हैं ना, जब P से लेकर Q तक मैं आर्क की बात कर रहा हूँ, तो ये आर्क एक छोटी आर्क है। छोटी आर्क को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क, ठीक। और अगर मान लो ये PQ जो है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं PQ की बात करूँ तो इतना बड़ा आर्क है, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक। तो अगर मेजर आर्क हो तब डायग्राम कैसे बनेगा? ये तो इस केस में क्या था, माइनर आर्क था। अगर मेजर आर्क हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए। ये सेंटर है। अब यहाँ मान लीजिए P और यहाँ मान लीजिए Q। तो अब ये जो PQ है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। इस तरफ से अगर देखें तो मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो अब सेंटर पर बनने वाला एंगल वो क्या है, वो ये वाला हो गया। अच्छा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ। तो आप क्या करेंगे, हम्म, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो R। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल होगा। समझ गए कि नहीं? दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा जो PQ था वो PQ क्या था, एक माइनर आर्क था। हमने क्या करा, PQ जो आर्क है, PQ आर्क सेंटर पर कैसे एंगल बना रहा है, हमने P से O को ज्वाइन करा, हमने Q से O को ज्वाइन करा, तो इसने ये एंगल बना दिया सेंटर पर। इसी तरह से अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, बचा हुआ सर्कल कौन सा बचा, ये वाला हिस्सा, P से लेकर Q तक ये वाला हिस्सा। ये कब था, व्हेन PQ इज माइनर आर्क। जब माइनर आर्क है PQ तो बचा हुआ हिस्सा तो ये हो गया ना मेजर वाला। तो बचे हुए हिस्से पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बचे हुए हिस्से पर पॉइंट ले लिया R, ठीक है। अब क्या करें, अब आप P से R को ज्वाइन करो और ऐसे Q से R को ज्वाइन करो। तो ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है ये इसका डबल होगा। मुझे ये चीज अभी प्रूव करनी है, अभी सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, व्हेन आर्क PQ इज अ मेजर आर्क। तो जब PQ आर्क एक मेजर आर्क है, तो P से आपने सेंटर को O को ज्वाइन करा, O लिख दीजिए यहाँ पर, और Q से आपने O को ज्वाइन करा, तो ये बन गया अब सेंटर पर ये वाला एंगल। तो जो बचा हुआ हिस्सा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, अब वो कौन सा बचा, ये हिस्सा छोटा वाला। तो यहाँ पर आपने R पॉइंट ले लिया, P से R को ज्वाइन करा, Q से R को ज्वाइन करा, तो ये वाले एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल। सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, बस ये याद रखिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे व्हेन PQ इज माइनर आर्क
ये है केस फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे व्हेन पी क्यू इज मेजर आर्क, और यहाँ लिखेंगे केस सेकंड। ऐसे ही ये केस थर्ड भी देख लो। केस थर्ड क्या भाई, एक तो हमने ये कह दिया कि पी क्यू माइनर आर्क है, और एक हमने बोल दिया कि पी क्यू मेजर आर्क है। एक तीसरा केस भी तो हो सकता है, सेमी सर्कल, कि पी क्यू जो है वो सेमी सर्कल बन जाए, ना तो माइनर बने ना मेजर बने, मतलब ना तो बड़ा ना छोटा, बराबर। तो उस केस में क्या होगा, ये देखिएगा। हमने कहा ये सेंटर है, और अब P इधर है और Q इधर है। तो अगर मैंने P से Q को ज्वाइन करा इस तरह से, तो ये सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या हो गया, बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। सेंटर पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनेगा, मान लो कहीं पर भी आपने ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया, इसको R बोल दिया, तो P से R को ज्वाइन करा, ऐसे ही Q से R को ज्वाइन करा, ये बता देना ये एंगल कितना बनेगा, बहुत बढ़िया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इसी वजह से एक थ्योरम और है जिसमें यह बताया जाता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। यहाँ पर दिखाई दे गया ना कि सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। समझ गए। चलिए जी, तो यहां पर मैं ये कहूंगा व्हेन पी क्यू इज अ, या व्हेन पी क्यू फॉर्म्स अ सेमी सर्कल। ये हो गया हमारा केस थर्ड। अब आप देख लेना स्कूल में जो ये थ्योरम करवाई जाएगी वो किस तरीके से करवाई जाएगी, वहां पर वो तीनों केसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते, वो आप देख लीजिएगा। अगर बोलते हैं तो भी आपको क्या करना है, आपको जैसे ये थ्योरम है ना, ये वाली थ्योरम, तो इस थ्योरम में ये तीनों डायग्राम बनाकर, ये तीनों केस बनाकर दिखाएंगे। लेकिन डेरिवेशन किसी एक केस के लिए ही करेंगे, क्योंकि तीनों केस का डेरिवेशन बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो कोई एक केस का आप समझिए और उस केस से ही आप डेरिवेशन करके दिखा दीजिए, बहुत आसान है, समझ जाएंगे अभी। मैं कंसिडर करता हूं केस फर्स्ट को। यहां लिखिएगा कंसिडरिंग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को कंसिडर करते हुए इसमें आप ये लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, या पहले लिखें टू टू। हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, यानी कि ये जो एंगल पीओ क्यू है, टू प्रूव एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये चीज प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट R passing through सेंटर O, सेंटर O से पास होती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये हटा रहा हूँ, ये जो एंगल था,
इसको आर एम बोल दीजिए। आर एम, नेम इट आर एम, इसको आर एम बोल दिया। अब अब आप ये देखो, ये ड्रॉ कर लिया इतना यहाँ तक सभी ने? हाँ। अब देखिएगा, आप मुझे ये बताओ, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ओ आर, ये ट्राइंगल बन गया ना पी ओ आर। ऐसे क्यू ओ आर, ये भी एक ट्राइंगल बन गया। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो बाहर बन रहा है इतना एंगल पी ओ एम, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल ये बन गया यहाँ पर बाहर जो बना ट्राइंगल है पी ओ आर, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके बाजू वाला एंगल तो ये हो गया बराबर वाला एंगल। ठीक है, इसको छोड़कर जो दो एंगल बचे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। समझ गए? ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी। ठीक है, एंगल ओ आर पी। रीजन में लिख दीजिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इस ट्राइंगल में आप ये देखिएगा एक्सटीरियर एंगल ये बन गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ये इसके बराबर वाला एंगल ये है, इसको छोड़ दो तो ये एंगल इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो बाहर वाला एंगल है क्यू ओ एम इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में हमने, दोनों ट्राइंगल्स में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको सिंपली ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देनी है। क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस हमने ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर
एंगल OPR प्लस ORP, एंगल OPR प्लस ORP, OPR प्लस ORP, और इसमें क्या है, एंगल OQR प्लस एंगल ORQ। ये दिखाई दे रहा है नीचे तक सभी को, दिख रहा है? चलिए जी। ये वाला केस मिटा रहा हूँ इधर, जो है ना डायग्राम ये मिटा रहा हूँ। अब ये जो दोनों इक्वेशंस को ऐड करके जो इक्वेशन बनी है ना, इसको लिखा रहने दो अभी ऐसे ही, और इसको ना नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब जरा देखो, ये जो P, अच्छा हाँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ORP की, ट्राइंगल ट्राइंगल ORP एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये समझ गए कि नहीं? पता है कैसे? क्योंकि ये जो OR है ये भी रेडियस है, OP है ये भी रेडियस है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ORP और एंगल OPR इक्वल होगा। समझ गए? ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR। रीजन में लिख दो, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस इतना मेंशन कर दो। सिमिलरली ट्राइंगल ORQ is also an isosceles triangle. Similarly, triangle ORQ is also an isosceles triangle. अब ORQ में भी ये यहाँ से सेंटर से और सर्कल के एंड पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी रेडियस, ये भी सर्कल के एंड पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी रेडियस। तो इसका भी ये वाला एंगल OQR और ORQ ये दोनों इक्वल होंगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ गए? तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे देयरफॉर एंगल OQR is equal to angle ORQ. Base angles of an isosceles triangle. ठीक है? Therefore, equation 3 can be written as इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एज, लेफ्ट हैंड साइड देखो तो एंगल POM प्लस एंगल QOM ये दे रखा है। तो आप ये देखो POM मतलब ये और QOM मतलब ये, इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो पूरा बड़ा एंगल POQ बन जाएगा। ठीक है, दोबारा बोलूं भाई, POM मतलब इतना एंगल, QOM मतलब इतना एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा, एंगल POQ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू, फिर देखो ORP और OPR दोनों इक्वल हैं, तो OPR और ORP की जगह मैं एक काम करूं, मैं ORP ही लिख देता हूं। जैसे OPR है, OPR ORP के इक्वल है, तो मैंने OPR की जगह ORP ही लिख दिया।
ठीक है, ओपीआर की जगह तो ओआरपी लिख ही दिया, और ओआरपी को ओआरपी ही रहने दो, तो एंगल ओआरपी प्लस एंगल ओआरपी। और इसी तरह से ओ क्यू आर और ओ आर क्यू है, तो ओ क्यू आर की जगह पर भी आप ओ आर क्यू ही लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ओ क्यू आर की जगह पर भी आप ओ आर क्यू ही लिख दीजिए, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में क्या था, ओपीआर और ओआरपी था। ठीक है, और ओपीआर और ओआरपी दोनों इक्वल हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने ओपीआर को भी ओआरपी ही लिख दिया और ओआरपी को तो ओआरपी ही रहने दिया। इससे क्या होगा, ओआरपी प्लस ओआरपी ट्वाइस ऑफ एंगल ओआरपी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ओ क्यू आर को ओ आर क्यू लिख दिया और ओ आर क्यू को ओ आर क्यू ही रहने दिया, तो ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर क्यू हो जाएगा। समझ गए? ठीक, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आप अभी समझेंगे। ये एंगल पीओ क्यू हो गया, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर क्यू। ठीक, अब देखिए एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 2 ले लिया कॉमन, तो एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू। बताना जरा क्या होता है, ये है ओ आर पी मतलब इतना, और ओ आर क्यू मतलब इतना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा बड़ा एंगल आ जाएगा पी आर क्यू। ठीक है, तो एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। वही चीज प्रूव कर रही थी कि एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। समझ गए? क्योंकि हमने क्या करा, ये 2 यहाँ पर भी था और 2 यहाँ पर भी था, तो 2 कॉमन ले लिया, ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पी आर क्यू, और 2 बाहर है ही, है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू हो गया। बताओ भाई विहान, क्लियर? क्लियर? ये हो गया प्रूफ। तो एक तो ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब अगर आप दूसरा केस भी लेंगे तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, हालांकि आपसे टीचर स्पेशली नहीं कहेंगे कि आप उसको पी क्यू को मेजर आर्क दिखाओ या पी क्यू को सेमी सर्कल दिखाओ, वो बोलेंगे नहीं। तो कोई भी एक केस जो आपको ठीक लगे वो कर दो। आपको करना क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे मैंने आर से ओ के थ्रू एक लाइन पास करी, उसको आर एम बोल दिया, यहाँ पर भी वही करो, ये आर एम हो गया। उसके बाद एक एक स्टेप सेम होगा, एक एक अक्षर भी सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। ट्राइंगल पीओ आर में पीओ एम इज इक्वल टू ओपीआर प्लस ओ आर पी, यहाँ भी होगा पीओ एम, तो ये पीओ एम किसके बराबर होगा, ये तो एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ दो, तो ये ओ आर पी और ओ पी आर के बराबर होगा। ऐसे ही अगला देखोगे क्यू ओ एम, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा। तो एक एक चीज बिल्कुल सेम है, बस 3 डायग्राम्स अलग अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बस एक ही केस, पहला केस जो है, पहले केस का आप डेरिवेशन बनाकर दिखा देंगे वहां पर। और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े आसान होते हैं, तो थ्योरम पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चले आगे। अगरबत्ती की स्मेल आ रही है? नहीं, पता नहीं यहाँ कौन जलाता है शाम के टाइम, वो चुभती रहती है गले में बार बार। पंडित लोग पूजा पता नहीं कैसे कराते होंगे, क्योंकि जैसे अगरबत्ती की और धूपबत्ती की स्मेल है, थोड़ी देर में उससे खांसी आने लगती है और चुभने लगती है गले में। या तो ऐसा हो गया होगा कि अगरबत्ती आजकल वैसी आती होंगी कुछ, उसमें भी मिलावट हो जाती है आजकल हर चीजों में। तो आप कितना भी कोशिश कर लेना, बोलते वक्त आप नाक से सांस नहीं ले सकते, बोलते वक्त मुंह से ही सांस लोगे। हाँ, पता नहीं क्या क्या डालने लगे आजकल। तो आपको तो ब्रेड में भी पता होगा, ब्रेड में भी बोरेक्स डाल देते हैं, जो कि वो बैन है, जो उसमें डलता है, मैगी में डलता है। फिर मैगी भी कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी ना, पता होगा, तो मैगी में बोरेक्स चलता था।
तो वो उसमें भी डाल देते हैं, ब्रेड में भी डाल देते हैं, पता नहीं हम क्या क्या खा रहे हैं। तभी तो ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, व्हाई डू वी फॉल इन। यार ये ना एक कंपाउंड तो नहीं होता, ये एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर उस चीज का होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, ये लिखा रहता है कि इट कंटेन्स क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स या क्लास 3 प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव होता है कि किसी चीज को प्रिजर्व करके रख दिया, वो खराब ही नहीं होगी। तो बस आजकल जरा पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान है। अगर विराट कोहली आ रहा है ना किसी के ऐड में, तो वो चीज अच्छी ही होगी। चलिए जी, मिटा दूं इसको पूरे को। तो जो ये वेदर है ना, इस वेदर में आप सब लोग यंगस्टर्स हैं, तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ी अच्छी हैबिट्स डालोगे तो अच्छी बात है। और उसमें कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे अगर कोई साउथ से है, अगर कोई साउथ इंडिया से है, तो साउथ में लोग क्या करते हैं, साउथ के लोग ज्यादातर, खास तौर पर केरला में, कर्नाटक में, वहां पर जो खाना बनता है ना, वो कोकोनट ऑयल में बनता है। पता है कि नहीं पता होगा शायद, क्योंकि वहाँ कोकोनट ऑयल बहुत मिलता है। तो और शायद कोस्टल रीजन में होता भी ऐसा होगा कि शायद हो, उसको अगर यूज करें तो वो चीज शायद ज्यादा बेनिफिशियल होती होगी हेल्थ के लिए। इसको दबाकर बंद कर देना, दबाकर बंद कर दो, दबाकर। तो इसी तरीके से, जैसे ये वाला जो हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया कोस्टल रीजन तो नहीं है, तो हमारे एरिया में मस्टर्ड ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल आप लोग यूज करा करो, उसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं है। और सर्दियां चल रही हैं तो गुड़ भी खा लिया करो, वो भी अच्छी चीज है। लंग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज बताई जाती है। तो उसमें शर्म मत करना कि अरे गुड़ तो गांव वाले खाते हैं, क्या मैं थोड़ी खाऊंगा। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, 11, थ्योरम नंबर 11 करी थी ना, थ्योरम नंबर 12 देखिएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये एक आर्क हो गई पी क्यू। तो पी क्यू जो आर्क है, ये छोटी आर्क है, तो इस छोटी आर्क को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ठीक है। तो और ये जो बड़ी आर्क है पी क्यू, ये मेजर आर्क हो गई। तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली जो सेगमेंट होगा वो माइनर सेगमेंट, और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो सेगमेंट होगा वो मेजर सेगमेंट। तो क्या होता है कि आपने यहाँ पर ऐसा करा, बड़े वाले सेगमेंट में आप कोई भी एंगल बनाइए। ये हो गया पी आर क्यू। ठीक है। ऐसे इधर एक और एंगल बना लो, ये हो गया पी एस क्यू। और ये है ओ, ये ओ है। तो जरा देखिएगा कि हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो टू प्रूव एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। और अभी अभी जो थ्योरम प्रूव करिए, आप शायद समझ गए होंगे कि मैं उसकी हेल्प से इसको प्रूव कर दूंगा, 1 ही मिनट लगेगा। ये जो एंगल है, ये सेंटर पर बनने वाला एंगल है। हमने अभी अभी देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is always double the angle subtended by it on the remaining part of the circle.
ये जो पूरा का पूरा पार्ट है पी से क्यू वाला, ये सारा का सारा रिमेनिंग पार्ट ही तो है, बचा हुआ पार्ट ही तो है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल पी ओ क्यू है ये इस पी आर क्यू का भी डबल होगा, और ये जो एंगल पी ओ क्यू है ये इस पी एस क्यू का भी डबल होगा। और आप 1000 एंगल बना लो, भाई रिमेनिंग पार्ट पर आप कितने भी एंगल बना लो, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले हर एंगल का डबल ही तो होगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, उसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और फिर लिखें एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू। इक्वेशन नंबर 2 रीजन में लिखिएगा एंगल सबटेंडेड बाई an arc of a circle is double by an arc of a circle at the center, लिख लीजिए at the center, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। अब आप ये देखिए इक्वेशन 1 जो है ये भी एंगल पी ओ क्यू के बराबर, इक्वेशन 2 है ये भी एंगल पी ओ क्यू के बराबर, तो हम क्या कहेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू। 2 से 2 कट गया, हेंस प्रूव्ड। एंगल पी आर क्यू एंगल पी एस क्यू के इक्वल हो गया, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। समझ गए? ठीक, 1 मिनट रुकिए बस। बताइए जी सभी बच्चे, यहाँ तक ये दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं? ठीक है, अच्छा। अच्छा ये बात बताओ, आप लोगों की स्कूल की कल परसों उसके बाद छुट्टी है क्या?
थर्सडे की छुट्टी है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना स्कूल में। हाँ 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है। हाँ क्योंकि 11 बजे उनकी एंट्री शुरू हो जाती है बोर्ड वालों की। तो थर्सडे की छुट्टी है, थर्सडे का ऑफ। हाँ अगर स्कूल है भी तो भी नहीं जाओगे? ठीक है फिर तो। हाँ तो ठीक। नेट पर चेक करते रहना, जब भी आप लोगों के लिए वैक्सीन आए तो रजिस्टर करा देना, फिर बड़ी भीड़ हो जाती है। या अभी भी इंजेक्शन से डरते हो? लगवा लेना, अंडर 18 वाली वैक्सीन आने वाली है, आ चुकी है, एक्चुअली ट्रायल चल रहा था उसका। तो थर्सडे की अगर छुट्टी है, या अगर 10:30 बजे भी स्कूल ऑफ हो जाएगा, तो थोड़ा सुबह बुला लें उस दिन थर्सडे को, 11-12 बजे, 1 बजे। 1 बजे तक तो अगर छुट्टी भी है तो सोकर उठ जाते होगे। हम्म? क्या तुम्हें तो कभी भी। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। देखिए ये थी हमारी थ्योरम नंबर 12, तो अगली देखें थ्योरम नंबर 13। और एक बात और बताऊं आप लोगों की ना, थर्सडे मतलब 9 तारीख, 9 तारीख को हिंदी का पेपर है 10th वालों का, बड़ा पेपर है, छुट्टी होगी। 10 तारीख को 10 दिसंबर को फिजिक्स का पेपर है, 10 की भी छुट्टी होगी, 10 की भी छुट्टी होगी, बड़ा पेपर है भाई फिजिक्स का, नहीं है? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, फिजिक्स सब नहीं लेते ना, हिंदी तो सबको पढ़नी पड़ती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद 14 को केमिस्ट्री भी नहीं, 18 को बायोलॉजी भी नहीं, हाँ फिर छुट्टी नहीं होगी, मतलब छुट्टी के दिन बीत गए अब। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, क्रिसमस नहीं मनाता ना मैं, आप भी नहीं मनाते, क्रिश्चियन कौन है, कोई भी नहीं। थ्योरम 13। जो लास्ट में एस लगाया ना, ये नहीं समझ में आया। हॉलीडे तो समझ में आया था, हॉलीडेज जो था ये क्या था? चलिए जी, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका कोई प्रूफ ऐसा तो है नहीं कि समझ में ना आए। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो एक आपने सर्कल बना लिया, और सर्कल बनाने के बाद में एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेंटर है, पी क्यू, ये हो गया। और अब क्या है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो ये सेंटर हो गया। इसको आर बोल दो, इसको एस बोल दो, इसको टी बोल दो। ये जो तीनों ही एंगल बनेंगे ना, ये सब के सब 90 डिग्री बनेंगे। रीजन क्या है, हम ये कहेंगे कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी क्यू। भाई समझ रहे हैं सभी? देवांश, सिमर, सोमिल, टिया, विधि, यशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके। तो अब आप ये देखिएगा कि जो ये पीओ क्यू है, ये पीओ क्यू तो 180 डिग्री है, क्योंकि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो सब में टू 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 आ रहा है। अब अगर ये डिवाइड में चला जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो 180 डिग्री अपॉन 2 हो गया, मतलब ये जो 2 है ये इधर आ गया, इसका भी 2 इधर आ गया, इसका भी 2 इधर आ गया, सब इक्वालिटी में है।
तो मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू बोलो, एंगल पी एस क्यू बोलो, या एंगल पी टी क्यू बोलो, कोई भी बोलिए, ये सब कुछ 90 डिग्री के इक्वल है। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चंस पर। तो बस ये 13 ही थ्योरम्स थी, ठीक है, कमी है, तो ये थ्योरम्स आपको करनी है प्रिपेयर। क्वेश्चंस पर आइए। और एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 16.45 पर, ठीक है। अब इसी के हम क्वेश्चंस करेंगे, और कोई टॉपिक इस चैप्टर में बचा नहीं है। तो हमने 13 थ्योरम्स करी हैं, तो इसका मतलब 13 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक। वो थ्योरम को ही क्वेश्चन बनाकर दे देंगे पेपर में, और बाकी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, अब आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपको कोई क्वेश्चन टफ लगेगा नहीं, कर लोगे अपने आप। नमस्ते। पेज नंबर 16.45 एग्जांपल नंबर 1। In the given figure, calculate the measure of angle AOC. Calculate the measure of एंगल AOC। आपको AOC का मेजर फाइंड आउट करना है। फिगर क्या है? ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये बी है, ए और सी। वो ये वाला एंगल, एंगल AOC आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री। ओके सर। ठीक है? यस सर। हाँ जी। तो अब वो AOC आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो और ये हमारे पास क्या है, O है। तो AOB, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंगल OBA ये भी 30 डिग्री हो जाएगा भाई। ये OAB ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABO इज इक्वल टू 30 डिग्री। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया, नमस्ते। उसके बाद जब ये 40 डिग्री है तो बेटा ये भी 40, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC एंगल OBC ये भी 40 डिग्री हो गया।
तो ये टोटल कितना हो गया 70, और ये क्या हो गया 70 का डबल कितना हो जाएगा 140 डिग्री कर लेंगे अपने आप। वो थ्योरम पूरी लिख देना कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका 140 डिग्री हो गया। इतना करिए, सैटरडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा, सैटरडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा। इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा। फ्राइडे को है, सैटरडे को थोड़ी होगा लेकिन, तो फ्राइडे को आकर प्रिपेयर कर लेना सैटरडे को। ठीक है, चलिए जी। Thank you, sir. Thank